Hello and welcome to the ICSE Class 10 Maths tutorial. The topic is straight lines. इसमें भी कुछ भला होगा. एक बुजुर्ग थे, आप संत कह लें, महात्मा कह लें. उनके पास जब भी कोई जाता अपनी परेशानियों को लेकर के, मुश्किलों को लेकर के, तो राय देते, समझाते, बुझाते, कुछ उपाय तरीका बताते, मगर ये जरूर कहते कि इसमें भी कुछ भला होगा. एक बार की बात है कि एक शख्स बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान था. तो सोचा कि ज़रा साधु जी से, महात्मा जी से मिलूं, कुछ उनसे राय लूं कि कैसे इन मुश्किलों से छुटकारा मिले. तो साधु जी से मिलने के बाद चलते चलते साधु जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि इसमें भी कुछ भला होगा. ये बात इस आदमी को बुरी लगी. क्यों? क्योंकि बहुत परेशान था, बहुत ही ज्यादा परेशान था. तो इसने सोचा कि मैं इतना परेशान हूं और ये साधु जी कह रहे हैं, महात्मा जी कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ भला होगा. उसने सोचा कि अच्छा, मैं महात्मा जी को बताता हूं. तो उसने ये तय किया कि अगले दिन सुबह, जब महात्मा जी रोज नदी को जाते हैं सुबह ही सुबह, साढ़े 3-4 बजे, तो मैं इनकी टांग तोड़ दूंगा. ऐसा सोचा उसने. और दूसरे दिन रात में ही जाकर के वो उसी रास्ते पे बैठ गया जहां से महात्मा जी को गुजरना था. उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही महात्मा जी तैयार हुए अब नदी को निकलने के लिए, तो उनका पांव फिसल गया और थोड़ी सी मोच आ गई पांव में. कम से कम इतनी मोच तो आ ही गई, इतना दर्द होने लगा कि वो उस दिन चलने के काबिल नहीं रहे और उस दिन वो नदी को नहीं गए. अब ये आदमी वहां इंतजार कर रहा है कि आज महात्मा जी अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो आज मैं उनकी तो टांग तोड़ दूंगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हर बात में कहते हैं कि इसमें भी कुछ भला होगा. तो देखते हैं इसमें क्या भला होता है. अब ये शख्स इंतजार कर रहा है. 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30, 5, सूरज निकल आया, रोशनी हो गई. जब सूरज काफी ऊपर चढ़ गया, काफी रोशनी हो गई, तो इसने सोचा कि आखिर बात क्या है. ये गया वापस महात्मा जी से मिलने के लिए. महात्मा जी को देखा कि वो एक चारपाई पे लेटे हुए. उसने पूछा कि गुस्से को काबू में करते हुए उसने पूछा कि महात्मा जी ये क्या हो गया. कहा कि इसमें भी कुछ भला होगा. कोई बात नहीं बेटा, जरा घर से नदी के लिए निकल रहा था, निकलते ही चौखट पे पांव फिसल गया और जरा सी मोच आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ भला होगा. ये सब ऊपर वाले की स्ट्रैटेजी है, मसलियत है. इस आदमी ने सोचा कि ये जो महात्मा जी कह रहे हैं, अगर सचमुच में आज इनको ये थोड़ी सी चोट ना आई होती तो शायद मैं इनको, जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं इनकी टांग तोड़ दूंगा. तो ये तो सचमुच जो ऊपर वाला करता है वो बेहतर ही करता है. और महात्मा जी जो कहा करते हैं कि इसमें भी कुछ भला होगा, तो सचमुच इसमें भला ही हुआ है कि अगर जरा सी मोच ना आती तो आज ज्यादा चोट लग जाती. मैं तो तैयार था आज महात्मा जी की टांग तोड़ने के लिए. तो उसने सारी बात महात्मा जी को बताई और कहा कि महात्मा जी, संत महाराज, आपने जो कहा वो सचमुच बिल्कुल सही कहा. ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ मसलहत होती है, और जो भी होता है, दुख, मुसीबत, अच्छा बुरा जो भी होता है, उसमें जरूर कुछ भला होता है. जरूर उसमें अल्लाह ताला की, भगवान की, गॉड की कुछ स्ट्रैटेजी उसके पीछे होती है. थैंक यू. कैसा लगा आप इसको बताएंगे. और आइए अब आपको एक शायर की 2 लाइन सुनाता हूँ. शायर कहता है,
अब इसमें एक तो उर्दू के लफ्ज हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक लफ्ज आएगा मुस्बत मीन्स पॉजिटिव, एक आएगा नफी मीन्स नेगेटिव, और मौजू मतलब मुनासिब। तो शायर कहना क्या चाहता है? शायर ये कहता है कि कुछ लोग हैं जो दूसरों में कमी ढूंढने में लगे रहते हैं, क्या कमी है, क्या बुराई है, और पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिव ढूंढने की तलाश करते रहते हैं। आगे शायर कहता है कि एक आदमी जो कि एक शेर 2 लाइन भी नहीं आज तक लिख सका, वो गालिब जैसे बड़े शायर की गजल में गलतियां तलाश करने में लगा हुआ है। खुद तो एक शेर कहने की सलाहियत नहीं है, नहीं कह सकता, और गालिब जैसे बड़े शायर की गजल में कमी ढूंढने की तलाश में। शायद कुछ ऐसा ही कहना चाहता है। अब आप खुद समझे, मतलब निकालूं। शायर कहता है, हर शख्स में कुछ लोग कमी ढूंढ रहे हैं, हर शख्स में कुछ लोग कमी ढूंढ रहे हैं, नादान है मुस्बत में नफी ढूंढ रहे हैं। पॉजिटिव में नेगेटिव। नादान है मुस्बत में नफी ढूंढ रहे हैं। एक शेर जो मौजू नहीं कर पाए हैं अब तक, एक शेर जो मौजू नहीं कर पाए हैं अब तक, गालिब की गजल में भी कमी ढूंढ रहे हैं, गालिब की गजल में भी कमी ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। Today's topic is straight lines and continued. This is part 4. In part 3, we have discussed point number 8, and which was two-point form, equation of a straight line passing through two given points, y minus x1 y1 and x2 y2. And the equation I told you, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Now the next point is point number 9. This point is this line is in short we call it point slope form. Point slope form. One point is given x1 y1, one point is given x1. For example, this I am taking one example, point slope form. Point, suppose this point we are calling x1 y1, x1 y1. All right. So point is given x1 y1 and slope is given. All right. In that case, we use this formula y minus y1 is equal to m into x minus x1, and we call it point slope form. So if someone asks you, someone tells you about the slope point form, slope point form or point slope form. Alright, so that means he is talking about, she is talking about y minus y1 is equal to m into x minus x1. Now let me take one example. Let me try to explain to you by taking one example. The example is, the question is, find out the equation of a line which passes through the point P minus 2, 3 and its slope is 2. Find out the equation of a line having slope 2 and passing through the point P minus 2, 3. That means we are going to use the formula point slope form. Alright, how to write down the equation of the line? Let us substitute. For understanding point of view, I have written here x1, y1, so that easily I can, when it's time to substitute the values in this formula, so easily I can find out what is x1 and what is y1. So here in this case, x1 is minus 2 and y1 is 3. x1, y1 and m, these are the values that we have to substitute in this equation, and then we'll get the result after simplification. So the equation of the straight line is, please do write down. First you write down all these given data and then write down the equation of the straight line is. So the equation, or the required equation, anyway you can write down. The required equation is, that also you can write down. The required equation is
What is it? Again, you should write down formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the formula. Now in this formula we are going to substitute x1, y1 and n. So y minus y1, y minus y1. Already I have written here y1. y1 is 3. So y minus 3 is equal to 2 into x minus x1 is minus 2. X minus x1. x1 itself is negative minus 2. So that minus and this minus makes it plus. So plus 2. Alright. Fine. Now let's multiply and let's simplify. Let's multiply this bracket by 2 and simplify transpose. So y minus 3 is equal to 2x plus 4. Y minus 3 is equal to 2x plus 4. Alright. 2x plus 4. And now this we can write down minus 3 minus 4 is equal to 2x and minus y. Alright, 2x already it is on the right hand side. Y I am transposing from left to right, so plus y is becoming minus y. Minus 3 already in the left side. Plus 4 I am transposing from right to the left, becoming minus 4. So we get then 2x minus y. Let me write down minus 7 is equal to 2x minus y. Alright, or you can write down 2x minus y is equal to minus 7. This is the answer. 2x minus y is equal to minus 7. Or you can write down 2x, or you can write down 2x minus y, 2x minus y plus 7 is equal to 0. So this is also correct, this is also correct. Huh? Minus 7 we are taking from right hand side to the left hand side. So 2x minus y plus 7 equal to 0, or 2x minus y is equal to minus 7 is the answer. Either of the form is okay, correct. Even you can write down y is equal to, you can write down like this also. You can write down y is equal to 2x plus 7. 2x plus 7. This is also correct. Y is equal to 2x plus 7 on one side, y other side. Y is equal to 2x plus 7. These are the different ways to write down the equation of the straight line. Alright. So I hope things are very, very clear. Thank you so much. Thanks.